हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। पिछली क्लास में कितने बच्चे थे? कितने स्टूडेंट्स है पिछली क्लास में? एनीवन? किसी ने नहीं नोटिस किया? मैम 31 स्टूडेंट्स थे लास्ट क्लास में। अब फिर गायब हो गए। एक लेक्चर लगा भी बस हो जाती है इनकी। चलो अटेंडेंस बोलो। रोल नंबर 1, प्रेजेंट मैम। 2, प्रेजेंट मैम। 3, 4 मैम 3 है, ओके। 4, 5, 8 प्रेजेंट है। 9, प्रेजेंट मैम। 9, प्रेजेंट 10, मैम। ओके। 10, 11, 16, 18, 19, मैम। 16, ओके। 19 प्रेजेंट है, 16 प्रेजेंट है, 19 प्रेजेंट है। Then 21, 22, 21 प्रेजेंट मैम। 22, 23, हर्ष कुणाल प्रेजेंट कर दिए मैंने। Then 23, 25, 23 प्रेजेंट मैम। okay, 25, 27, 31, 32, 33, 32 प्रेजेंट मैम। okay, 33 present ma'am. 35, 36, 35 present, प्रेजेंट मैम। 36, 36 प्रेजेंट मैम। 38, 40, 37 मैम present ma'am. प्रेजेंट। ठीक है। 37 को भी प्रेजेंट कर दिया। 40, 540 40 भी है, ओके। प्रेजेंट मैम। 45, 42 42 प्रेजेंट मैम। 45, 46, 47, 48, 49, 50, मैम 50 present. okay. 51, 52, यस मैम 51। 15, 01, 15, 02, 15, Yes, ma'am. 15, 1 भी है, 2 भी है, 3, 4, 5, प्रेजेंट मैम। 5 प्रेजेंट। 5 प्रेजेंट है। 3, 4 कोई नहीं है दोनों में से। 7, 14, 18, 7 प्रेजेंट। ओके 7 प्रेजेंट है। 14, 18, 19, 20, 21, 22, 5, 12 अंशुर मनी है। बच्चे प्रेजेंट ही सुन लो जो प्रेजेंट है आज। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, देन 16, 19, 21, 23। वन प्रेजेंट बोले थे। तो मैंने प्रेजेंट बोला ही आपको। 531 बच्चे मैं प्रेजेंट बोल रही हूँ जेडे आए है क्लास। सुनो ध्यान नाल। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 19, 21, 23, 32, 33, 35, 36, 40, 42, 50, 51, 1501, 1502, 1505, 1507, 537। ठीक है, कोई रहता तो नहीं? मैम 510 प्रेजेंट। 5, 10 मैम प्रेजेंट, 531 31 भी प्रेजेंट कर दिया, 49 भी प्रेजेंट कर 549 दी रिपोर्ट। मैम 1504 1504 भी कर दिया। दैट्स इट। ठीक। ओके क्लास, लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे इंसर्शन एट एंड, किया था? समझ लगा कुछ? बोलो बच्चे। हमारी क्लास में कुछ कुछ बोलता ही नहीं, मतलब जितनी देर मर्जी खुद से ही बातें करते रहो। पढ़ा है कि नहीं किसी ने? एनीवन? थोड़ा सा मैम। थोड़ा सा समझ लग रहा है कुछ के नहीं? थोड़ा थोड़ा मैम। थोड़ा थोड़ा। चलो पहले आज ना मैं कुछ आपके साथ इंटरेस्टिंग करने लगी हूँ, ठीक है? आपको वीडियो शेयर करने लगी हूँ ताकि आपका ना एक सब्जेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो। आप लोगों को, मेरे को लगता है सब्जेक्ट का मोटिव ही नहीं समझ लग रहा। उसके बाद आई विल बी स्टार्टिंग विद इंसर्शन एट kth पोजीशन।
तुम लोग नहीं पढ़ोगे, देखो मैंने अपना सिलेबस भी खत्म करना है, मैंने सिर्फ ये नहीं देखना तुम्हें नहीं समझ आ रहा, तुम मुझे प्रॉब्लम पूछ सकते हो नहीं समझ आ रहा तो, पर तुम्हारी ना कोई प्रॉब्लम होती है ना कुछ। ये वीडियोस देखो जरा। Hello everyone. So in this video, we are going to learn why should ऑडिबल है सबको? Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. फाइन फाइन, सुनो। you learn data structures? We are going to learn something very interesting. So in our day-to-day life, many applications such as web browser, Google Map, music player, movie ticket booking apps use some of the data structure concepts. So this video will give you a better understanding of why should you learn data structures. So let us learn how data structures play a major role in our day-to-day life. So we all must have used online ticket booking systems at least once. It might be for booking tickets for train or maybe bus or flights or movies or any other shows. If we want to book any seat, it is just a matter of clicking on a square and it will be booked. But have you ever wondered that this is a two-dimensional array and this seat, which is in row 3 and column 4, is seat of 3, 4. So that is a real-life application of an array. Now let us understand a browser's working. So we are first going to a web page www.google.com, and now we are visiting the website log2base2.com. Now there is a YouTube link. Now we click there and we go to that address. So whenever we visit a web page, see that URL is stored here. Now we can click on the back button and go to last visited web page. See, when we click here, we are back to log2base2.com. And from there, we can go back to www.google.com as well. And we are familiar with these operations of a browser. And this is actually an application of stack, which follows the last in first out principle. That is, who came last will be gone out first. So simply by clicking a back button, we can go to last visited website. So that is how a stack is useful in our daily life. And we all have stood in a queue at somewhere in our life, maybe at a bank, a restaurant, a college, etc. And who comes first in the queue will be served first and can go out like this. That is first in first out principle, which is exactly what a queue data structure is. Who comes first will be served first. But stack was last in first out. Who came last will be served first. Now, can you think of any application for linked list? See, we all have music player in our phones and will have songs in it. Suppose you have 4 songs in your phone. After playing song 1, song 2 will be played. Then song 3 will be played and then song 4 will be played. Like that. It doesn't stop after playing one song. The next song will be played. So, the songs are connected just the way nodes are connected in a linked list. So this is an application of a syncly linked list. In a syncly linked list, the nodes are connected in a single way. So we can go to song 3 from song 2, but we cannot go in backwards. And in doubly linked list, the nodes are connected in both directions. So we can go either way. So we can play song 1, then song 2, then song 3, and from song 3 we can play song 4 as well as song 2. That is, we will have both previous and next buttons. So bidirectional navigation is possible. And after all the songs are played, the music player will stop playing. But sometimes we play a playlist in a repeat mode, so that after the last song is completed, the first song will start playing again and it will play in this cyclic mode and will never stop. So that is a circular linked list. The last node is connected to the first node again. That is, the last song is connected to the first song again and it will repeat the playlist. So that is how linked lists are useful in our daily life. Now, everybody uses Google Map. And can you guess which data structure it uses? Google Map actually uses the graph data structure where all the cities and states are connected as a graph with distance information.
If we want to go from Tamil Nadu to Delhi, there might be many ways, but using some algorithms, we can select the shortest path, which saves a lot of time. For example, this way it takes 1000 kilometers, and this one will take 1500 kilometers, and this one will take 2000 kilometers. And the shortest path is 1000 kilometers, and we can proceed with this one. So that is how data structures play a major role in our day-to-day life. In the upcoming series, we will learn how to implement. हाँ जी क्लास कैसी लगी वीडियो क्लास? अच्छी थी मैम। अच्छी थी, समझ लगा मोटिव क्यों पढ़ रहे डाटा स्ट्रक्चर, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट और तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे? ठीक है, ये सारी जो चीजें आपने देखी ना, सिंगल लिंक लिस्ट तक तो मैंने डिस्कस किया ही आपके साथ। टाइप सी थी पहले, एरे थी, स्टैक क्यू उसने डिस्कस किया, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट भी आपने पढ़नी है। वो अभी से लिंक लिस्ट जब मैंने इंट्रोडक्शन दी ना आपको डाटा स्ट्रक्चर और उसकी टाइप्स में, सिर्फ हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं, उसकी फर्दर टाइप्स है, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये सारी आप पढ़ोगे। ठीक है, तो वही उसने बात की। अगर आपको लिंक लिस्ट की बात नहीं समझ लगी तो उसमें जैसे आपके 100 सॉन्ग्स हैं आपकी प्लेलिस्ट में, आपने सॉन्ग नंबर 1 चलाया, उसके बाद 50th सॉन्ग चलाया, फिर 4th सॉन्ग को क्यू में डाला, तो वो क्या एक लिंक लिस्ट बन रही है कि इसके बाद उसका कंट्रोल यहाँ मूव करेगा उसको चलाने के लिए, देन वहां मूव करेगा, देन सो ऑन। ठीक है, एक और देखते हैं। अब बात करेंगे इस वीडियो से समझने की कि जो भी हम डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए हम एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं। अब एल्गोरिदम्स कोई फिक्स नोटेशन नहीं है या कोई एक फिक्स्ड सॉल्यूशन नहीं है, देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। वी लर्न फ्रॉम दिस वीडियो कि कैसे एल्गोरिदम्स बनते हैं और उसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं। लिसन। Hello friends, in this video, let us have an introduction to algorithms. So what is an algorithm? An algorithm is a well-defined computational procedure that takes a set of values as inputs and transforms them into the desired output. For example, if we have some numbers as the input and we are expecting these numbers in a sorted order as output. So that is our goal. And to achieve this goal, we need to follow some set of procedures. And this procedure is called an algorithm. An algorithm may be correct and it may also be incorrect. An algorithm is said to be correct if it produces the desired output on every input instance. That is, in this case, if we give any set of numbers, it will be sorted correctly. And if it produces undesired output on any input instance, it is said to be an incorrect algorithm. So the algorithm should produce the desired output on every input instance. We can write the algorithm in simple English as step-by-step instructions or using a computer program. And also, there can be more than one algorithm to solve the same problem. But what is important here is how efficiently it solves the problem. For example, here we have an algorithm which takes 1 year time and utilizes 100 GB of memory. And there is another algorithm which takes 1 month time and utilizes 1 GB of memory. And there is another algorithm which takes 1 day time and utilizing 1 MB of memory. And another one takes 1 second time and utilizes 100 KB of memory. Although all 4 algorithms here produce the desired output, the last one gives an efficient solution in terms of time and memory usage. So in this case, the fourth one is said to be an efficient algorithm. This example will give you a better understanding of why efficiency in the algorithm is very important. So in our day-to-day life, we all use Google search engine, and it takes our query as input and its efficient algorithm produces useful links as an output in just milliseconds. But imagine if the searching algorithm is inefficient. But what if
the searching algorithm is inefficient here, then it will utilize a lot of memory to each search query, which costs a lot to Google, and you will also get the search result in a very long time. So will you use this kind of an application? Definitely not, right? So it is important to write the correct algorithm, but it is even more important to write it more efficiently. So hope you understood the need for algorithms and why it should be efficient. So that's all, and in the next video we will learn how. हाँ जी क्लास, पता चला एल्गोरिदम्स का मोटिव? एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दी थी, तुमने घर जाना है, कॉलेज से घर जाने के लिए बहुत से रास्ते हैं, पर तुम लोग कौन सा रास्ता चूज करोगे जो एफिशिएंट है? एफिशिएंट हम किस चीज को मानते हैं? जहां पे रास्ता कम, जल्दी घर पहुंचे और हमें खर्चे कम पड़े, कॉस्ट। क्योंकि जितना पेट्रोल यूसेज होगा घर जाने के लिए, उतनी हम कहेंगे एफिशिएंसी तुम्हारी अच्छी नहीं थी, वो वे ठीक नहीं था तुम्हारे लिए, कितने खर्चे कर लोगे। द सेम इज केस विद प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग की एफिशिएंसी हम दो चीजों से कैलकुलेट करते हैं। The efficiency of an algorithm is calculated on the basis of two factors, that is the time and the space factor. टाइम मतलब कितना टाइम लगा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेसर द टाइम, मोर एफिशिएंट इज द एल्गोरिथम। जितना टाइम कम लगेगा, लेसर टाइम, मोर एफिशिएंट इट वुड बी। ठीक है। स्पेस, जितनी कम जगह लगेगी। मेमोरी, तुम्हें पता है एक लिमिटेड मेमोरी में काम करते हो। जब तुम्हारी मेमोरी यूसेज इतनी ज्यादा हो जाती है, तुम नई मेमोरी को अपने पर्पसेस को या अपने प्रोसेसेस को फुलफिल करने के लिए एक्स्ट्रा मेमोरी की डिमांड करते हो। दैट विल लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट। सो लेसर मेमोरी, अगेन लेसर मेमोरी यूसेज, बेटर इज एफिशिएंसी, जिसने ये बताया। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत से तरीके हैं। पहली बात तो एल्गोरिथम का मोटिव ये है, जो प्रॉब्लम है दैट शुड बी सॉल्व्ड, हर बार होनी चाहिए, डिफरेंट इनपुट्स के साथ भी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक इनपुट के साथ वो सही आउटपुट दे रही है, डिजायर्ड आउटपुट, लेकिन दूसरी के साथ नहीं दे रही, तो दैट इज नॉट अ करेक्ट एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मोटिव है, पहली बात तो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम सॉल्व होने के बहुत तरीके, जैसे मैंने तुम्हें घर, यहाँ से घर जाने का रास्ता ही बताया, इसका मतलब ये थोड़ा ना तुम घर नहीं पहुंचोगे। तुम यहाँ से सीधे जा रहे हो, लेफ्ट साइड से जा रहे हो, राइट साइड से जा रहे हो, काइंड ऑफ डिफरेंट पाथ्स हैं, घर तो पहुंच ही रहे हो, आउटपुट इज यू आर गेटिंग, बट द थिंग इज विच वन इज एफिशिएंट। सेकेंडली फिर उसकी बात आती है, अगर तुम्हारा एल्गोरिथम करेक्ट आउटपुट दे रहा है, द सेकेंड नीड टू टेक इनटू कंसर्न इन टर्म्स ऑफ एल्गोरिथम इज, अब बहुत से तरीके हैं रिजल्ट्स लेने के, लेकिन कौन सा तरीका मुझे चाहिए, चॉइस होनी चाहिए, तो चॉइस होती है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। वो इस वीडियो में गॉट इट? हाँ जी क्लास, फाइन। एक क्लास देखेंगे, देन आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट टॉपिक। Hi friends, in this video, ऑडिबल है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये लास्ट वीडियो, इसके बाद हम इंसर्शन एट केयर पोजीशन करेंगे। we are going to discuss about the need of arrays. So why do we need an array? Let us consider the situation where we need to get 10 students' age and store it for some purpose. Since age is an integer type, we can store it like this, declaring 10 integer variables. Now, what if there are 20 students whose age we need to get? Then we should declare 20 integer variables. But this way, it is very difficult to create variables, manipulate them, and to keep track of them.
and we have a great solution to this problem. Use arrays. So what is an array? An array is a collection of variables of the same data type, like the collection of integers or collection of characters or collection of floating point numbers, etc. But we can't group different data types in an array. Like we cannot have integers and characters and float together in the same collection. So an array is sometimes called as homogeneous data type. So coming back to our issue, we had to get age of 10 students. So instead of creating 10 integer variables, we can just create an integer array of size 10. Array elements are stored in sequential memory locations. Here, since the array is of integer type, first element will take 4 bytes from 1024 to 1027. The second element will take 4 bytes from 1028 to 1031 and so on. And the array index starts from 0 to 9 and not from 1 to 10. So to access first student's age, we can directly use index 0, that is age of 0. And to access fifth student's age, we can use index of 4, that is age of 4. So generally, to get nth element, use index n minus 1. And an array of size n will have elements from index 0 to n minus 1. Now, we can relate an apartment to an array. Say, house is a data type. Then apartment is an array of houses. So this apartment has 3 houses. House of 0 is the first house, house of 1 is the second house, and house of 2 is the third house, and so on. So that's all, and thank you for watching this video. Fine class. Yes, ma'am. ठीक है, तो एरे हमने जो डिस्कस किया था, same the video says E is a collection of homogeneous types. Instead of declaring that number of variables जितने आपको स्टोर करने हैं, 50 स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करना, तो 50 वेरिएबल्स की जगह एरे इज अ बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वी कैन इजीली मेमोराइज दोस 50 वेरिएबल्स, ठीक है, एंड वी कैन गेट क्विकर एक्सेस in terms of array than in terms of individual variable, क्योंकि वेरिएबल का नाम नहीं रिकॉल कर पाए तो वो टाइम यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा. इसलिए एक तो वो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस के लिए उसकी प्रायोरिटी मिल जाती है, एक उसका सेम नेम के अंडर उसकी आइडेंटिफिकेशन इज मोर इजी, दैट्स व्हाई वी प्रेफर एरे. ठीक है, आज हम पहले एक उसने एरे में ये भी बात आपको कही कि एरे इज स्टोर्ड फ्रॉम 0 टू n-1 इंडेक्स. सुनी ये बात? सुनी ये बात सबने? Yes, ma'am. ठीक है, फॉर एन एरे ऑफ Yes, n ma'am. एलिमेंट्स, for an array of n elements, the elements are stored from index 0 to n-1, and in order to have access to kth element of array, अगर k एलिमेंट आपको व्यू करना है या k एलिमेंट पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, you need to access to k-1 इंडेक्स ऑफ array. k एलिमेंट हमेशा k-1 इंडेक्स पे होगा. क्यों? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट कहाँ होता है? 0 इंडेक्स पे. सेकेंड एलिमेंट 1 इंडेक्स पे, थर्ड एलिमेंट 2 इंडेक्स पे, सो ऑन. nth एलिमेंट n-1 इंडेक्स पे पड़ा है, क्योंकि लास्ट इंडेक्स n-1 है ना, एरे तो n-1 पे खत्म हो रही है, तो nth एलिमेंट, हम n एलिमेंट्स की बात करें तो n-1 इंडेक्स पे, इसलिए हमेशा कहते हैं कि kth एलिमेंट कहाँ पड़ा होगा? k-1 इंडेक्स पे. जिस भी एलिमेंट का असेस करना है, एक कम इंडेक्स पे असेस कर लो उसको. Next, I will be starting with, first of all, the address of an array. Address of each element. हम कहते हैं array is a collection of homogeneous elements stored in consecutive memory location. So, what is the address? ठीक है, हम कहते हैं मैंने A5 define की array of 5 elements. Now there are 5 elements stored in one after the other. 1 2 3 4 5 5 elements हैं, one after the other इकट्ठे store होंगे. So what is the address of kth element of array? Address of kth element
of array is location of a of k. Location of a of k refers to the address. Location of a of k is equal to base of array A plus W times k minus lower bound of array. ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अगर एरे की डेफिनेशन रिकॉल कर सको, एरे की डेफिनेशन में हमने किया था द एरे नेम कंटेन्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे। याद है, एरे के नाम में ए इटसेल्फ, जो भी एरे का नाम होगा उसमें फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस इटसेल्फ होगा, यानी कि जीरो एड्रेस जो बेस एड्रेस है वो हमें ऑटोमेटिकली मिलता है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एरे। ये बेस है हमें क्लियर हो जाएगा तब। लेट इट बी द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन बी 1050 and I am defining an array int a of 5 if I am defining an array of integer type and the base address is 1050. Now the location of, let it be the third element I need to calculate, then it can be calculated as location of third element. This is the third element, not the 3 index I'm saying. Third element is equal to base address is 1050 plus W here stands for the size of data type. अगर इंटीजर है तो उसका मेमोरी एलोकेशन होता है 2 का। इंटीजर डिफाइन किया ना अरे, तो 2 का होता है, करेक्टर का 1 का होता है, फ्लोट का 4 का होता है, ठीक है, सो ऑन। तो इंटीजर है तो हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई। देन के इज द लोकेशन 3 लोकेशन की या थर्ड एलिमेंट की हमने फाइंड आउट करनी है। माइनस लोअर बाउंड, अगर मेरे एरे मुझे पता है मैंने 0 से लेके n-1 एलिमेंट तक डिफाइन किया तो लोअर बाउंड विल बी 0। अगर मैंने एरे को 1 से लेके तुम्हारी n तक डिफाइन किए तो लोअर बाउंड विल बी 1। ऑल डिपेंड्स ऑन फ्रॉम वेयर विच इंडेक्स यू आर स्टार्टिंग योर एरे। इसको जब कैलकुलेट करोगे इट विल काउंट टू इज इक्वल टू 1050 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 6, दैट इज 1056। अगर मैन्युअली कैलकुलेट करोगे 1050 पे तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट है 1050 पे 2 बाइट्स यूटिलाइज करेगा। 1050 पे फर्स्ट एलिमेंट है, 2 बाइट्स के बाद 1052 पे सेकेंड एलिमेंट आएगा, 1054 पे थर्ड एलिमेंट आएगा, 1056 पे फोर्थ एलिमेंट आएगा। थर्ड इंडेक्स की बात कर रहा है, लोकेशन ऑफ kth इंडेक्स, ठीक है। तो 1056 मैन्युअली देखो तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। थर्ड लोकेशन पे क्या पड़ा, ये आपके काम आएगा अब नेक्स्ट सब में। लेट मी स्टार्ट विद द मैम W स्टैंड्स फॉर, हाँ जी, मैम W किस लिए यूज हो रहा है? साइज ऑफ डेटा टाइप इंट के लिए। ऑल डिपेंड्स, कई बार कंपाइलर्स में इंटीजर का 4 बाइट्स भी होता है, इंटीजर 2 बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम करता है, करेक्टर 1 बाइट की, फ्लोट 4 बाइट्स की, उसके लिए W स्टैंड कर रहा है। अभी इस वीडियो में यही सुना है ना, करेक्टर भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकती है। तो कितने साइज का जंप लेना है नेक्स्ट एलिमेंट के लिए उसने, अगर इंटीजर है तो 2-2 का जंप लेगी नेक्स्ट एलिमेंट पे पहुंचने के लिए। अगर करेक्टर टाइप एरे डिफाइन की है तो 1 बाइट का जंप लेगी नेक्स्ट एलिमेंट पे पहुंचने के लिए एरे की। अगर फ्लोट टाइप एरे डिफाइन है तो इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट अगर उसको किसी पोजीशन पे मिला 4 बाइट्स के जंप के बाद उसको नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा अपना ए ऑफ 1। गॉट इट? ठीक है बच्चे, चले आगे। यस मैम। अब हमने लास्ट टाइम किया था एरे की इंसर्शन एट लास्ट या एट एंड, वो मैंने तुम्हें बताया था इज नॉट अ बिग डील। क्यों? जितनी भी एरे तुमने रिजर्व की है, मान लो 20 एलिमेंट्स की एरे रिजर्व की है,
and out of this 20 you are utilizing only n elements which are stored from index 0 to n minus 1. The rest are already freed. अभी भी आपके पास array में available है, क्योंकि इंसर्शन तभी होगी जब array में जगह होगी. array का बाउंड कंट्रोल इज फिक्स्ड एट कंपाइल टाइम. अब इस 20 में से तुमने, क्योंकि 19 लास्ट इंडेक्स से 20 एलिमेंट्स हो गए, तो n-1 यूटिलाइज किया. अब इंसर्शन एट एंड का मतलब ये तो फ्री है ही है. इसका नेक्स्ट इंडेक्स क्या होगा n-1 से? इंडेक्स आर ऑलवेज इंप्लीमेंटेड बाय वन स्टेप. n. हाँ जी n. जो अगर मेमोरी की बात करो ना बच्चे, जैसे मेमोरी मैंने ले लो, यहाँ पे ले ली 1000. If this is a integer type array, so this is memory of 1002. ठीक है, मेमोरी के टर्म्स नहीं होगा, इंटीजर 2 बाइट्स लेता है ना 4 नहीं होता है. बच्चे. 4 Two भी और होते हैं, four. ऑल हाँ दोनों होते हैं, बट हम 2 को ही अभी कंसर्न में लेंगे. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कंपाइलर या जो तुम्हारा है, तो उसके बेस पे वो डिफरेंशिएशन होती है. बट द थिंग इज वी कैन से अगर इंटीजर 2 बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, तो इट विल टेक अ जंप ऑफ 2 बाइट्स टू असेस दिस लोकेशन. बट इंडेक्स उसका 1 इंक्रीमेंट ही होगा. मेमोरी का जंप हो सकता है, बट इंडेक्स ये पूरा का पूरा एलिमेंट तो n-1 इंडेक्स से डिफाइन है ना, ये n इंडेक्स से डिफाइन है. ठीक है, तो इंसर्शन एट एंड हमने सिंपली क्या किया था, nth लोकेशन पे वैल्यू डाल दी थी और खत्म कर दिया था. ठीक है, an को स्कैन किया था मैंने. स्टेप 1 में क्या किया था, आई स्कैन a ऑफ nth लोकेशन, एंड इन स्टेप 2 स्कैन an कर दो, या तुम सीधा करो an में असाइन कर दो डेटा की वैल्यू. बोथ आर करेक्ट. तुम्हारे पास ऑलरेडी इंसर्शन एलिमेंट है अवेलेबल, इस चीज को इंसर्ट करना है. जैसे नया बच्चा आया, लेटर पे प्रभजोत आया, मुझे प्रभजोत पता है, पर अब उसको रोल नंबर कौन सा असाइन करना है, जो लास्ट रोल नंबर होगा उसका नेक्स्ट. इफ आई हैव टू डू द इंसर्शन एट द एंड, मैंने ये सोचा हुआ है, नो मैटर कि अल्फाबेटिकली सीक्वेंस वो खराब हो रहा है, कुछ हो रहा है, पर मैंने प्रभजोत को लास्ट में करना है. तो क्या होगा, जो भी लोकेशन, जैसे 49 बच्चे हैं तो 50th पे मैं उसको डाल दूंगी, 50th इंडेक्स पे. 49 इंडेक्स अगर यूज हो चुके, गेटिंग उस तरीके से. तो लास्ट में हमने सिंपली प्रिंट करनी है एरे. अब एरे ओरिजिनल एरे 0 to n-1 थी, तो प्रिंटिंग के टाइम पे 0 to n इंडेक्स प्रिंट कर दो. दिस इज ऑल अबाउट इंसर्शन एट एंड. बट इफ आई हैव टू डू द इंसर्शन एट kth पोजीशन, तो क्या होगा. अब मान लो यही है तुम्हारी क्लास में बच्चे, अगेन 20 एलिमेंट्स, मान लो क्लास में 20 बच्चे हैं. ठीक है, तुम्हारे पास फिलहाल n स्टूडेंट्स यू हैव स्टोर्ड आउट ऑफ अ मैक्सिमम साइज ऑफ 20 स्टूडेंट्स. ठीक है, अब मान लो प्रभजोत को मैंने क्लास में इंसर्ट करना है, बट आई हैव टू इंसर्ट एट अ स्पेसिफिक लोकेशन. The location is, let it be the third location. I am saying here I am referring to the location. 4th नंबर पे प्रभजोत को डाल दो. अब मुझे नहीं पता तुमने एरे 1 to n स्टोर की है, मुझे नहीं पता तुमने एरे 0 to n-1 स्टोर की है. मैंने कहा कि तीसरे नंबर पे प्रभजोत को आना है अकॉर्डिंग टू वैल्यूज, क्योंकि हम सर्च करते हैं ना, जब हम प्रभजोत की वैल्यू के लिए सर्च करेंगे तो p से मैं सर्च करूंगी कि p की वैल्यू के लिए लेट इट बी द लास्ट रोल नंबर इज 30, तो 31 एंट्री प्रभजोत की होनी चाहिए आउट ऑफ 50. ठीक है, तो मैं उसकी लोकेशन बताऊंगी. अब मुझे नहीं पता तुमने एरे को 0 to n-1 स्टोर किया कि 1 to n किया. मैंने ये बता दिया कि 30th लोकेशन पे प्रभजोत ने जाना है. अब हियर 30th स्टैंड्स फॉर इफ यू आर स्टोरिंग एरे फ्रॉम 0 to n-1 इंडेक्स k-1 इंडेक्स, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो एरे है वो 0 इंडेक्स से ही तुम्हारी असेस होती है. तो अब क्या होगा, इस थर्ड लोकेशन पे डालने के लिए, थर्ड लोकेशन का मतलब है सेकंड इंडेक्स पे मुझे उसको इंसर्ट करना है. थर्ड लोकेशन है और सेकंड इंडेक्स की मैं बात कर रही हूँ जिस पे मैंने प्रभजोत को इंसर्ट करना है. लेकिन सेकंड पे तो ऑलरेडी एक बच्चा है, ऐसे उसके नेक्स्ट पे भी होगा, उसके नेक्स्ट पे भी होगा. तो अब क्या क्राइटेरिया होगा, सबसे पहली फ्री स्पेस मुझे कहाँ मिलेगी एरे में, n इंडेक्स पे, द वेरी फर्स्ट फ्री इंडेक्स. ऑडिबल हूँ मैं? Yes, ma'am. ठीक है, अब इस एरे में मुझे फर्स्ट फ्री लोकेशन कहाँ मिलेगी, n इंडेक्स है फर्स्ट फ्री, बाकी क्योंकि ये सारी फ्री हैं पीछे वाले तो.
पर पहली फ्री लोकेशन क्या है, क्योंकि मैंने उसको कंसेप्टिव मेमोरी लोकेशन की टर्म को भी तो मेंटेन रखना है डेटा स्ट्रक्चर की। तो दिस n इंडेक्स इज द फर्स्ट फ्री इंडेक्स। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मैं n-1 की एंट्री को करूंगी पीछे शिफ्ट। मैंने उसको रजिस्टर में आगे मूव कर दिया, देन उसके पीछे वाली को और पीछे शिफ्ट करूंगी, उसके पीछे वाले को उसकी जगह पे ले आऊंगी। ऐसे करते करते जब सेकंड लोकेशन पे पहुंचूंगी, क्योंकि यहाँ पे भी एक बच्चा था ऑलरेडी और यहाँ पे तो मुझे परमिंदर चाहिए, तो मैंने इस सेकंड वाले बच्चे को भी उठा के उसकी नेक्स्ट पोजीशन पे रखा और फिर यहाँ पे इंसर्शन की। This process of shifting, first of all, before doing the insertion, there is a requirement of shifting of elements from the right end to that particular end where the insertion has to take place. This process is termed as doing the insertion at kth position. ठीक है, अब हमने क्या करना है, वही बात, स्टार्टिंग और एंडिंग की मूवमेंट्स देखनी है। सबसे पहले क्या होना है, n-1 ने कहा जाना है, n पे। n-1 ने जाना है तो a of n-1 has to be written to right hand side. a of n-1 has to be moved to किस लोकेशन पे, an। मैंने बताया था इक्वल ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट वर्क करता है। ये सबसे पहली शिफ्टिंग होगी, राइट साइड से शुरू करना है। लास्ट शिफ्टिंग क्या होगी, मैंने A2, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे मुझे परमिंदर चाहिए, सेकंड इंडेक्स, थर्ड पोजीशन की बात की थी ना, तो सेकंड इंडेक्स से रेफर होगा वो थर्ड पोजीशन। सेकंड वाला एलिमेंट मुझे कहाँ चाहिए, थर्ड लोकेशन पे। दिस इज द लास्ट शिफ्टिंग। तो इसके लिए मैं लूप क्या चलाऊंगी, दो तरीके से लूप चला सकती हूँ। एक चला सकती हूँ फॉर लेफ्ट साइड को कोड करो n to 3 फॉर I is equal to n semicolon I greater than equal to 3 semicolon I minus minus। अब लेफ्ट को किया है तो ये लिखूंगी a of I, इसका रिलेशन राइट के साथ क्या है, अगर ये इधर 3 है इधर 2 है, कम है, तो ये क्या बन जाएगा, a I minus 1। इस लेफ्ट साइड को मैंने कोड किया है, पूरी की पूरी लूप में लिखा है, n to 3 लूप चला दी मैंने। और अगर ये n है, ये क्या है, n-1, ये 3 है, ये 2 है, यानी कि अगर ये इसको मैंने लूप में डाला, इसको i के साथ डिफाइन किया लेफ्ट साइड को, तो राइट साइड क्या होगा, हमेशा i-1 इंडेक्स। इस तरीके से हम ये लूप चला के सारी शिफ्टिंग्स कर सकते हैं टिल ये 3 की जगह यहाँ पे मैं लिखूं